हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली की कुछ क्लासेस में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से भारत की विभिन्न क्षेत्रीय जो शक्तियां थी उनको पराजित करके जो ब्रिटिश कंपनी है उसने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। तो आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं कि बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया था उस पर हम कुछ अपना दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में द्वैध शासन प्रणाली पे कोई प्रश्न आता है लिखने के लिए तो आपका वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इस पे हम अपना दृष्टिकोण विकसित करेंगे, जिसमें हम कुछ पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि जो द्वैध शासन प्रणाली है वो क्या है और बंगाल में इसे लागू करने के पीछे कंपनी के क्या विचार रहे थे, कंपनी ने इसे वहां पे क्यों लागू किया था, और उसके बाद हम देखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली की वजह से बंगाल में क्या प्रभाव पड़े और फिर इसे कैसे अंत कर दिया गया। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ इस पे अपना दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो द्वैध शासन प्रणाली है वो कैसे और किस प्रकार से बंगाल में आ गई। तो जैसा कि हम देखे थे कि भारत में ये बंगाल है, यहां पे बंगाल जो हम बात करेंगे वो उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से हम लेके चल रहे हैं, जिसे हम बंगाल कहेंगे। और इसी बंगाल को अंग्रेजों ने जो है प्लासी जो 1757 में हुआ और उसके बाद बक्सर जो 1764 में हुआ, इन दो युद्ध के द्वारा बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व कायम किया, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि बक्सर में जब 1764 में उन्होंने मीर कासिम को, जो बंगाल का नवाब था, उसे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के जो बादशाह हैं, बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीन लोगों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था बक्सर के युद्ध में। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि दोनों लोगों के साथ में अलग अलग की गई, दो संधियां की गई थी। प्रथम इलाहाबाद की संधि जो है वो बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई और द्वितीय इलाहाबाद संधि जो है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई थी, जिसको हम विस्तार में पढ़ चुके हैं। तो जो दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी, उसमें हमने देखा था कि इस इलाहाबाद संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन प्रांतों का जो दीवानी का काम है, ये जो है बादशाह शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसको हम संयुक्त रूप से बंगाल की संज्ञा देंगे। तो इसकी जो दीवानी का कार्य है वो बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किसे प्रदान किया था? अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। तो इतना हमने देखा था बक्सर के युद्ध वाले चैप्टर में, आपने इसे पढ़ा था। तो आइए आज हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर ये दीवानी का कार्य क्या था और किस प्रकार से बंगाल के प्रशासन को बाद में हैंडल किया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यानी कंपनी ने क्या किया, इन्होंने बंगाल में एक प्रणाली लागू की जिसे कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली। इसे कहते हैं जो शासन प्रणाली इन्होंने बंगाल में लागू की उसे द्वैध शासन कहा गया। द्वैध शासन यानी कि मेरा कहने का मतलब है इलाहाबाद की संधि के बाद जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा दे दी गई, तो उन्होंने बंगाल में किस प्रकार से शासन किया। तो जो शासन की व्यवस्था अंग्रेजों ने वहां लागू की उसे द्वैध शासन कहा जाता है इतिहास में। तो द्वैध शासन क्या है, यही आज हमारा टॉपिक है। द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सा मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, जो शासित क्षेत्र है उसमें दो शक्तियों का एक ही साथ शासन होना और दोनों अलग अलग, यानी कि उनके ऊपर कोई एक केंद्रीय सत्ता का ना होना और दो अलग अलग शक्तियों का ही शासन करना एक साथ।
तो उसे कहा जाता है द्वैध शासन। इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो हम थोड़ा सा मुगल काल में देखेंगे। जो मुगल समय है, मुगल काल, उसमें जो प्रशासन शासन का कार्य है वो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि केंद्र में मुगल सत्ता थी और उन्होंने प्रांतों में अपने क्षेत्र को जो है प्रांतों में बांट रखा था और उनको कहा जाता था सूबा। जो सूबा होता था वहां पर होता था सूबेदार, यानी इन्होंने प्रांत जो है, प्रांत होते थे, प्रांत को कहा जाता था सूबा। और सूबा में कौन होता था? सूबेदार। वहां पे सूबेदार पद होता था और सूबेदार ही वहां का शासन का कार्य देखता था। तो जब हमने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल, मुर्शीद कुली खां का नाम अगर आपको याद होगा, तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल सत्ता से विरक्त होता चला गया और स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बन गया। और मुर्शीद कुली खां जब बंगाल का नवाब बन गया तो वहां पर नवाब, बंगाल का नवाब बन गया और नवाब ने जो है, जो दो कार्य थे, प्रशासन के दो प्रमुख कार्य होते थे मुगल शासन में, एक था दीवानी का काम और एक था निजामत का काम। तो वही जो है दोनों काम देखता था, दीवानी और निजामत। दीवानी और निजामत दोनों काम किसके अधीन होते थे? नवाब के अधीन होते थे। और दीवानी का कार्य जो होता है वो राजस्व वसूलने का काम होता है, यानी टैक्स, रेवेन्यू। जो टैक्स जनता से राजस्व लेना है, कर लेना है, वो कार्य दीवानी कहलाता है। और निजामत का कार्य होता है अन्य प्रशासनिक काम, यानी जनता के लिए जो अन्य कार्य नवाब के द्वारा किए जाते थे, जैसे सुरक्षा का कार्य, न्याय का कार्य, कानून व्यवस्था, शांति, जो भी कार्य हैं, सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे वो कहलाते थे निजामत। तो आप कह सकते हैं दीवानी का जो कार्य होता था वो है राजस्व का कार्य, वित्त का काम है ये। और निजामत का कार्य आप सीधे सीधे कह सकते हैं प्रशासनिक है ये, प्रशासनिक कार्य, जैसे कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, रक्षा व्यवस्था है और लोक निर्माण है। जो भी कार्य किए जाते हैं एक सरकार के द्वारा जनता के लिए, वो सभी कार्य प्रशासनिक कार्य निजामत कहलाते थे। ये सब मुगल काल के विषय की मैं बात बता रहा हूं। और दीवानी कार्य वो होते थे जिसमें जनता से टैक्स या कर वसूला जाता था। तो दीवानी कार्य के लिए जो पद होता था उसे दीवान कहा जाता था। दीवानी कार्य के लिए एक पद होता था जिसे दीवान कहा जाता था। और निजामत कार्य के लिए जो है सूबेदार होता था, सूबेदार। और इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर जो केंद्रीय कंट्रोल होता था वो नवाब का होता था। ऐसा बंगाल की व्यवस्था थी मुगल काल के समय में। तो बंगाल की इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि दो भागों में प्रशासन बटा हुआ था और दोनों भागों पर जो केंद्रीय नियंत्रण है वो एक व्यक्ति का है। ऐसा मुगल काल में भी था। और जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो अलग अलग क्षेत्रों के जो नवाब थे, जैसे अवध है, बंगाल है, तो बंगाल का जो नवाब था उसके अंतर्गत ये दो व्यवस्थाएं चल रही थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रशासन दो भागों में जरूर बटा हुआ है, लेकिन उनपे सीधा नियंत्रण एक केंद्रीय सत्ता का है, वो है नवाब। लेकिन अब यही जो व्यवस्था थी इसको बंगाल में कुछ बदल दिया गया जब दीवानी प्राप्त हुई अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने जो द्वैध शासन है इसमें दो व्यवस्थाएं जैसी थी वैसी ही रखी, यानी एक व्यवस्था थी दीवानी और दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी निजामत। कोई नया सृजन इन्होंने नहीं किया, कोई नया तरीका नहीं बनाया, सिर्फ उसी जो व्यवस्था थी उसी का कंट्रोल दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में, दो अलग अलग शक्तियों के हाथ में कर दिया और जो केंद्रीय कंट्रोल नवाब का था वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि यहां पर जो निजामत का कार्य है वो नवाब को दिया गया। पहले नवाब जो था वो सेंटर में था, वो दीवानी और निजामत दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी था, दोनों कार्य देखता था। लेकिन अब उसे सेंटर से उठा के अब निजामत का कार्य
नवाब को दिया गया और जो दीवानी का कार्य है वो कंपनी को दिया गया, वो कंपनी ने अपने हाथ में लिया। यहां पे देखिए अब दो लोगों का शासन हो गया। केंद्र में कोई शक्ति नहीं है, केंद्र में कोई शक्ति नहीं है जो दोनों पे कंट्रोल करे। दोनों पे कंट्रोल करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है और दोनों अपना अलग अलग कार्य करेंगे। अब कंपनी क्या वसूल करेगी? कंपनी जनता से राजस्व वसूल करेगी। यानी अब आप इधर को एरो लगाइए, यानी कंपनी के पास क्या जाएगा? राजस्व। जितना राजस्व वसूला जाएगा वो कंपनी के पास जाएगा और नवाब क्या करेगा? नवाब करेगा कार्य। कौन से कार्य? सभी प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक हो, रक्षा हो, कानून हो। आप कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। कानून है, जितने भी जनता के जो भी कार्य हैं, आप कह सकते हैं कि जितने भी उत्तरदायित्व जनता के प्रति एक सरकार के होते हैं वो सभी उत्तरदायित्व अब नवाब के हाथ में थे। यानी यहां नवाब के हाथ में उत्तरदायित्व है। आपके क्षेत्र में, बंगाल में कोई भी प्रॉब्लम है, जनता के सामने कोई भी समस्या है, कौन निदान करेगा? नवाब निदान करेगा। कोई भी कार्य करवाना है, कहीं पे सड़क बननी है, कहीं पे पुल बनना है, कहीं मेला लगना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कौन करेगा? नवाब करेगा। कोई न्यायिक, कोई हिंसा, झड़प, कोई जो है घटना होती है, उसका निर्णय न्याय व्यवस्था कौन देखेगा? नवाब देखेगा। रक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? नवाब करेगा। यानी नवाब के पास में सभी उत्तरदायित्व हैं, सभी कार्य नवाब को करने हैं। और कंपनी सिर्फ क्या करेगी? कंपनी सिर्फ राजस्व का कलेक्शन करेगी, राजस्व का संग्रहण करेगी, जनता से जो है कर वसूलेगी और अपने पास लाएगी, अपने खजाने में रखेगी। यानी इसके पास सिर्फ अधिकार है, राजस्व वसूलने का अधिकार है इसके पास, और इनके पास है उत्तरदायित्व। तो आप कह सकते हैं इनके पास अधिकार है, कुछ अधिकार इनके पास अधिकार नहीं है, और इनके पास उत्तरदायित्व है, कुछ नहीं है उत्तरदायित्व। इनके पास उत्तरदायित्व नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नवाब के पास अधिकार रहित उत्तरदायित्व है, यानी इसको सिर्फ काम ही काम करना है, अधिकार कुछ इसके पास नहीं है, पैसा लेने का अधिकार नहीं है। कंपनी के पास सिर्फ अधिकार ही अधिकार है राजस्व लेने का, और इसके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी काम करने की। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? आप ही अगर सोचें कि टैक्स ले रही है कंपनी और काम करना है नवाब को, तो नवाब तो कंपनी के सीधे अंडर में ही आ गया, वो कहां से पैसा लाएगा? जो भी प्रशासनिक काम करना है उसे, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा सीधे उसके पास है नहीं, पैसा है कंपनी के पास में। तो यहां पर यह जो व्यवस्था है जहां पर दो लोगों का शासन हो गया, उसे ही द्वैध शासन कहा गया। अब जनता पर दो लोगों का शासन है, और इसको लगाने के पीछे, इस सिस्टम को चालू करने के पीछे भी कई कारण थे, और इसके परिणाम भी बहुत भयानक हुए। अब कंपनी ने यहां पर राजस्व को वसूलने के लिए भी भारतीय व्यक्तियों को ही बिठाया है। देखिए अभी इस पूरे सिस्टम को आप समझिए। यहां पे कंपनी राजस्व लेगी, लेकिन राजस्व वसूल करने के लिए उसने दो व्यक्तियों को नियुक्त किया है दीवान के रूप में, यानी दीवान जो पद है वो भारतीय लोगों को दिया गया। यहां पर भी कंपनी की आप निपुणता और चालाकी देखिए कि फ्रंट में आगे वो किस व्यक्ति को कर रहे हैं? यहां पे नवाब को कर रहे हैं, और राजस्व को वसूलने का काम है वो भी भारतीय व्यक्तियों को दिया गया, और उनके नाम जो हैं वो हैं मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। रजा खां को बंगाल के लिए और सिताब राय को बिहार के लिए दीवान बनाया गया। इनको क्या बनाया गया? इनको बनाया गया दीवान। देखिए अब इस चीज को जरा गौर से समझिए कि ऐसा कंपनी ने क्यों किया होगा, इसके पीछे कारण क्या थे। तो हम इन कारणों पर विचार करते हैं कि कंपनी ने इस प्रकार की शासन प्रणाली क्यों चालू की।
तो द्वैध शासन को आप समझ गए, द्वैध शासन की जो प्रक्रिया है उसे आप समझ गए। अब इस द्वैध शासन को जो लागू करने वाला व्यक्ति है वो है लॉर्ड क्लाइव। आपको याद होगा कि इलाहाबाद की संधि करने के लिए लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया था 1765 में, और 1767 तक ये गवर्नर बनकर के रहा था बंगाल में। और इसी के शासन काल के दौरान, इसी के गवर्नर के कार्यकाल के दौरान ये द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में लागू की गई। कब लागू की गई? 1765 में। और ये व्यवस्था जो चली ये वारेन हेस्टिंग के समय तक चली, 1772 तक। हम उसको भी अभी आगे देखेंगे। तो लॉर्ड क्लाइव को इस चीज का श्रेय है कि द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में उसने लागू किया था। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो उनका नाम है लियोनेल कार्टेस। लियोनेल कार्टेस की एक पुस्तक थी डायआर्की, यानी द्वैध शासन। हालांकि आगे हम देखेंगे कि भारत में जो है द्वैध शासन, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसमें भी चालू किया गया था। हम उसको अलग से आगे पढ़ेंगे जब हम सारे अधिनियम पढ़ेंगे। तो यहां पे हम सिर्फ बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो शासन व्यवस्था को आपने समझ लिया। द्वैध शासन में प्रशासन के जो 2 अंग थे, 2 अंग बनाए नहीं गए थे, इस पे आप ध्यान रखिएगा। ये पहले से ही 2 अंग थे, दीवानी और निजामत। हमने बताया ये मुगल काल से ही चले आ रहे थे, लेकिन कार्य बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। यहां पर एक केंद्रीय व्यक्ति है जो दोनों पे नियंत्रण रखता है, लेकिन यहां पर कोई केंद्रीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये जो कंपनी ही है यही अप्रत्यक्ष रूप से नवाब पे कंट्रोल करती है। यही जो है नवाब पे कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि पूरा राजस्व कंपनी के खजाने में जाता है। अब कंपनी ये जो राजस्व वसूल करती है, इसमें से कंपनी नवाब को, निजामत के कार्य के लिए नवाब को जो है मिलता है 53 लाख रुपए सालाना। 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए जो है नवाब को दिए जाते हैं, जिससे उसे निजामत का कार्य करना है। और 26 लाख रुपए यहां जाता है सेंटर को। 26 लाख रुपए बादशाह को दिए जाते हैं। बादशाह किसको? शाह आलम द्वितीय को दिया जा रहा है। इलाहाबाद की संधि में आपको ध्यान होगा कि शाह आलम द्वितीय को पेंशन देने की बात की गई थी। देखिए, अगर बंगाल वाला चैप्टर आपने विधिवत पढ़ा है तो उसमें आप देखते हैं कि जब अलीवर्दी खां नवाब बना था, अलीवर्दी खां आप याद करें, जब अलीवर्दी खां 1740 में नवाब बन गया था बंगाल का, तो उसने जो है एक बार बादशाह को नजराना भेजा था, राजस्व भेजा था, और उसके बाद उसने बादशाह को राजस्व भेजना बंद कर दिया था। तो अलीवर्दी खां के समय से ही बंगाल से कोई भी राजस्व यहां सेंटर में बादशाह को नहीं जा रहा था, और यह व्यवस्था अभी तक बक्सर के युद्ध तक कायम थी। लगातार बादशाह को बंगाल से कुछ भी नहीं मिलता था राजस्व के रूप में। अब अंग्रेजों ने जब यह द्वैध शासन प्रणाली लागू की, तो इसमें से वसूले गए राजस्व से 53 लाख रुपए जो यहां का नवाब है बंगाल का, उसको दिया जा रहा है, जिससे उसे करना है निजामत का कार्य। और 26 लाख रुपए बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन के रूप में दी जा रही है, पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो इस प्रकार से बंगाल के राजस्व का कुछ हिस्सा अब दिल्ली की जो सत्ता है वहां भी जा रहा था, और वहां से भी अंग्रेजों ने अपना संपर्क कायम किया, और उन बादशाह को पेंशन पे रखा गया जिनको मराठा वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि मराठाओं ने महादजी सिंधिया की मदद से बादशाह को फिर से जो है दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था, फिर से दिल्ली की गद्दी पर उन्हें स्थापित किया था। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद इनसे गद्दी छीन ली थी, इनको पेंशन पे डाल दिया था, पेंशन दे रहे थे इसी शासन के तहत 26 लाख रुपए सालाना। तो महादजी सिंधिया ने, मराठों ने इनको फिर से गद्दी पे स्थापित किया था। तो यहां पर
जो ये दोनों काम हैं, इसका क्या कारण था, ऐसा करने का क्या कारण था और इसके क्या परिणाम हुए, इन पे हम चर्चा करें। तो पहले हम देखें इसके कारण क्या थे, जो द्वैध शासन लगाने की वजह क्या थी। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत ही लिया था, बंगाल उनके अधीन आ गया था, तो वो चाहते तो नवाब को बिल्कुल किनारे कर सकते थे। यही नियम था, जीतने वाली सेना जो है वो पूरे राज्य का शासन प्रशासन राजस्व सब कुछ उसी का हो जाता था। तो वो चाहती तो नवाब को यहां पर रखने का कोई कारण नहीं था, उनको हटा सकते थे। वो पूरा अपना राजा बन के वहां बैठ सकते थे। जो भी सिस्टम, राजतंत्र, लोकतंत्र, जो भी वो लाना चाहते वो ला सकते थे, वहां पे उनकी मर्जी थी। लेकिन नवाब को क्यों उन्होंने बनाए रखा, वो देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया, उसके बाद जो है और नवाब हुए, और मुबारक उद्दौला अंतिम नवाब रहा था बंगाल का। आपको उस चैप्टर में मैंने सब बताया था। तो किस प्रकार से मुबारक उद्दौला तक नवाबी व्यवस्था जो है वो चलती रही थी बंगाल में, उसके बाद नवाब का पद खत्म किया गया। तो इतने दिनों तक क्यों नवाब के पद को अंग्रेजों ने बनाए रखा था और ये सिस्टम उन्होंने क्यों डेवलप किया था, उसके पीछे के कुछ कारण जरूर थे। उन कारणों पे कुछ प्रकाश हम डालने का प्रयास करते हैं और कुछ अपना नजरिया आप डेवलप करें। पहला कारण तो विद्रोह का डर था। विद्रोह का डर, अंग्रेज एक बाहरी शक्ति थे, वो बाहर से आए हुए थे और यहां उनकी संख्या कम थी और यहां के लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा थी। वो सोच रहे थे कि अगर हम सीधे एक राजा की गद्दी पे बैठ जाएंगे, यानी सीधे शासन प्रशासन सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे, तो ऐसा न हो कि यहां की जनता विद्रोह कर दे और हमें उखाड़ फेंके। निश्चित तौर से यह डर अंग्रेजों के मन में रहा था और इसी वजह से उन्होंने नवाब का पद समाप्त नहीं किया। उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की कि देखिए, हम आपके नवाब को उसी तरह अभी भी सिंहासन पे बिठाए हुए हैं, हम तो सिर्फ अपना काम करेंगे राजस्व वसूलने का, या जो भी है, हम नवाब को नवाब मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वही आपके राजा हैं। जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। तो एक तो यह था विद्रोह का डर। दूसरी चीज, दूसरा कारण इनके मन में यह था कि उत्तरदायित्व से मुक्ति। अगर ये पूर्ण रूप से अपने आप को राजा घोषित कर देते तो इनके ऊपर उत्तरदायित्व भी आ जाता। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, उत्तरदायित्व उन्होंने नवाब के कंधों पे डाल दिया है। अगर आपके शासन, आपके शासित क्षेत्र में, प्रदेश में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका क्वेश्चन किसके पास जाएगा, सीधे नवाब के पास जाएगा। कोई अराजकता, भ्रष्टाचार, कोई दंगा फसाद, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी अगर आपके शासन के क्षेत्र में होता है, जनता असंतुष्ट होती है, जनता का काम नहीं हो पा रहा है, तो वो शिकायत कहां लेके जाती थी, सीधे नवाब के पास, और नवाब को ही उसका उत्तर देना होता था। तो इस प्रकार से सभी उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर उन्होंने डाल दिए हैं, तो उत्तरदायित्व से मुक्ति भी उनको मिल गई है। और तीसरी वजह थी लाभ की लालच जो है वो उनको बहुत अधिक था, यानी लाभ का लालच। उन्होंने सोचा कि अगर हम पूरा शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लेंगे तो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व आएगा, और हम एक कंपनी है, यहां पे व्यापार करने के दृष्टिकोण से आई थी कंपनी, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना ही उनका मेन उद्देश्य था। तो वो सोच रहे हैं कि जो इधर वाला ये काम है, ये तो खर्चे का काम है ना, इसमें तो पैसा खर्च होना है, और ये वाला जो काम है इसमें पूरी तरीके से इनकम ही इनकम होनी है, राजस्व वसूलना है, पैसा अपने खजाने में भरना है, कोई काम तो करना नहीं है। थोड़ा सा पैसा हम देंगे नवाब को, जिससे उसे ये सारा काम करना ही होगा। तो जो नवाब का काम भी है वो भी आप देखिए आंतरिक रूप से कंपनी ही कर रही है, क्योंकि फंड तो कंपनी ही देगी। अगर नवाब कहता है कि फला जगह पे एक बहुत बड़ा उत्सव करना है, मेला बनना है, या पुल का निर्माण करना है, पैसा चाहिए, तो पैसा तो नवाब के पास है नहीं, खजाना तो किसके पास है, कंपनी के पास में है। तो जब कंपनी पैसा देगी तभी तो वो कार्य होगा। तो एक प्रकार से नवाब का पद सिर्फ प्रतीक के रूप में है, कार्य सब ये वाला कार्य भी इन्हीं के अंतर्गत ही है, जबकि इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। पूछा किससे जाएगा, नवाब से पूछा जाएगा। तो यहां पर लाभ का जो लालच है वो भी कंपनी को दिखाई पड़ रहा है। और चौथी चीज है बोर्ड का निर्णय।
बोर्ड का निर्णय, जो कंपनी है उसके ऊपर एक बोर्ड है जो ब्रिटेन में है, एक मेंबर का एक बोर्ड है जो कंपनी का पूरा संचालन करता है। उस बोर्ड का यही निर्णय था कि यहां पर आप सीधे अभी तुरंत में शासन प्रशासन बिल्कुल 100% अपने हाथ में ना लें, बल्कि नवाब को वहां पर अभी बनाए रखा जाए। तो ये जो बोर्ड का निर्णय था वो भी एक कारण था। और प्रशासनिक कार्यों का अनुभव की कमी, अभी इनके पास जो है वो प्रशासनिक कार्य जो हैं, प्रशासनिक कार्यों के अनुभव की कमी। अभी देखिए भारतीय क्षेत्र उनके ब्रिटेन के क्षेत्र से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग चीज है। यहां का जो प्रशासन है वो कुछ अलग है, यहां की जनता को जो संतुष्ट रखना वो बिल्कुल अलग तरीके से है। जो यहीं का व्यक्ति उनके सुख सुविधाओं को समझ सकता है, उनकी जरूरतों को समझ सकता है, उनकी बात को समझ सकता है और निर्णय कर सकता है। तो अभी अंग्रेजों के पास में इस चीज का अनुभव नहीं है। उनके पास अभी भाषा की प्रॉब्लम है, उनके पास अभी कम्युनिकेशन के लिए जो माध्यम है वो किसी न किसी भारतीय को रखना ही आगे होगा, तभी तो वो कर पाएंगे। तो यहां पर प्रशासनिक कार्यों के लिए अभी कंपनी के पास जो है ट्रेंड लोग नहीं है, क्योंकि इनके पास ये सत्ता तो आ गई लेकिन ये यहाँ के नहीं है, यहाँ के लोगों से इनका अभी लगाव नहीं है, यहाँ के लोगों से समझ विकसित करने का कोई भी इनके पास साधन नहीं है। तो अभी ये बीच में हिंदुस्तानियों को डाले हुए हैं। आप यहां देखिए, यहां नवाब को बिठाए हैं, दीवानी का काम इन्होंने लिया, लेकिन वहां भी इन्होंने दीवान किसको बनाया है? भारतीय लोगों को दीवान बनाया है। यहां भी कंपनी की चालाकी यह है कि जब हम बहुत सख्ती से कोई लगान वसूलने की कोशिश करेंगे तो लगान वसूलने कौन जाएगा? अंग्रेज नहीं जाएंगे, यही हिंदुस्तानी लोग जाएंगे। तो लोगों का जो असंतुष्ट का जो लेवल होगा, जो लोग असंतुष्ट होंगे, क्रोधित होंगे, वो किस पे होंगे? इन्हीं लोगों पे तो होंगे। अगर कंपनी ने कह दिया कि 10 के बजाय 12 लगान लेना है, तो 12 लगान वसूलने की जिम्मेदारी तो इन दीवान की है। तो जनता जो आक्रोशित होगी, जो क्रोध प्रकट करेगी अपना, वो क्रोध किससे प्रकट करेगी? मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय, यही दीवानों से तो प्रकट करेगी और यही सोचेगी कि यही हमारे लोग ही हमारे ऊपर सितम ढा रहे हैं और कंपनी के ऊपर कोई दोष नहीं जाएगा। यानी दोषारोपण से बचना, यह भी एक कारण है कि दोषारोपण से बचना चाह रहे थे ये, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हमको अधिक से अधिक लाभ चाहिए और इसमें अंग्रेज ये समझ रहे थे कि इस काम में जनता असंतुष्ट जरूर होगी, तो वो दोष लगाएगी और उस दोष से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को बैक डोर में रखा है सब इन्हीं का, लेकिन फ्रंट में इन्होंने हिंदुस्तानियों को सजाया हुआ है लाइन से। यहां नवाब को बिठाया, यहां पर हिंदुस्तानियों को दीवान बनाया हुआ है और ये व्यवस्था आगे तक चलती रही थी। बाद में इस व्यवस्था को बदला जाएगा। ये कारण थे। और कारण क्या थे? अगर और कारणों पे हम बात करें कि इस तरह की व्यवस्था लाने के पीछे, तो यहां पे जो अन्य यूरोपीय शक्तियां हैं उनका भी भय है, अन्य यूरोपियों का भय। देखिए हिंदुस्तान में भले ही फ्रांसीसियों को, डचों को इन्होंने पराजित कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसी इनसे हार गए तो वो पूरे दुनिया में हार गए। फ्रांसीसी भी एक शक्ति के रूप में विश्व में विख्यात हैं। तो वो फ्रांसीसी, वो डच, उन लोगों से अभी इनको भय है कि अगर हम बंगाल में सीधे सत्ता में आ जाएंगे तो हमारी कमियों की वजह से जो अन्य यूरोपीय शक्तियां हैं वो एकजुट होकर हमारे खिलाफ हो जाएंगी और हमारे ऊपर एक्शंस, हमारे विरोध में वो अन्य लोगों से मिलकर एक्शन ले सकते हैं। तो अभी वो चाहते हैं कि हम चुपचाप बैक में बने रहें, लाभ तो पूरा हमें मिल ही रहा है। तो अन्य यूरोपियों का जो भय था उससे भी इनको मुक्ति मिली। तो ये कुछ 6-7 कारण हैं जो प्रमुख से हैं। बाकी आप अपने दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं कि कंपनी की क्या मंशा रही होगी कि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार उसने प्राप्त किए। तो ये सब कारण थे। इसके बाद क्या होता है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं? इस व्यवस्था का परिणाम यह निकलेगा कि यहां पर अराजकता फैल गई। इसके परिणाम पे अगर बात करें, क्या क्या परिणाम हुए द्वैध शासन के? परिणाम तो देखिए, एक परिणाम तो यहां पे जो है अराजकता आ गई।
अराजकता फैलना तो निश्चित ही है, यानी कोई अच्छा शासन नहीं रह गया। नवाब करना चाहता भी अगर कुछ है तो वो कर नहीं सकता है, ना वो न्याय कर सकता है, ना वो निजामत का कोई अन्य कार्य कर सकता है, जनता के सुख दुख का कोई काम वो कर ही नहीं सकता है, चाहे जितना अंदर से उसका मन हो, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए वित्त, पैसा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मेन चीज है। और पैसा पे कंट्रोल यहां दीवानी जो कंपनी है उसके पास है, इसीलिए जो अंग्रेज चाहते थे वही काम हो पाता था। तो इससे जो है अराजकता फैल गई और भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार कैसे फैल गया? क्योंकि कंपनी के जो लोग थे, कंपनी के कर्मचारी थे, वो अपना निजी व्यापार भी पहले किया करते थे, और ये व्यवस्था आने के बाद में कंपनी के लोगों का जो निजी व्यापार था, जैसे मैं कंपनी का व्यापारी हूं, कंपनी का एक मुलाजिम हूं, तो मैं कंपनी का व्यापार भी करता था और साथ में मैं अपना कुछ व्यक्तिगत व्यापार भी कर लेता था, जिससे मुझे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। लेकिन यह व्यवस्था आने के बाद में जो है कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पे रोक लगा दी गई, और उसकी वजह से वो जो कर्मचारी हैं उनकी अतिरिक्त आय बंद हो गई, और इसीलिए उन्होंने अब कंपनी के काम में और उसमें अपना लाभ तलाशना शुरू कर दिया, और भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैलने लगा। क्योंकि जो व्यक्ति के हाथ में पैसा आ रहा था वो एकदम से बंद हो जाएगा, लालच तो नहीं उसका मर जाएगा ना, तो वो फिर अन्य स्रोत से पैसा ढूंढने की कोशिश करने लगे, और फिर इस तरह भ्रष्टाचार ने जन्म लिया, घूसखोरी ने जन्म लिया, और ये अराजकता और भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैल गई। और यहां पर दस्तक का दुरुपयोग बढ़ गया। दस्तक का दुरुपयोग यानी दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक के विषय में हमने बताया था कि दस्तक इनको जो है बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की जो छूट मिली हुई थी बादशाह के द्वारा, उसका दुरुपयोग भी और तेजी से बढ़ गया। इसके दुरुपयोग से इन्होंने व्यापारियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया, और जो व्यापारी थे वो इन्हीं को माल बेचने के लिए मजबूर हो गए, जिससे जो है व्यापार यहां का ठप सा होने लगा। व्यापारी सब यहां के जो लोकल व्यापारी थे उनके वस्तुओं का मूल्य भी यही निर्धारित करने लगे। अब तो पूरे इन्हीं के शासन में है, तो व्यापारी की वस्तु का मूल्य भी यही निर्धारित करते थे, और जिसको चाहते थे उसको माल बेचने के लिए ये बाध्य करने लगे। तो इस प्रकार से दस्तक का बहुत दुरुपयोग शुरू हो गया, और सबसे जो बड़े इसके परिणाम हुए वो थे कृषि और उद्योग का पतन। कृषि और उद्योग का पतन कैसे हुआ? देखिए, दीवानी कार्य में जब इनको राजस्व का अधिकार मिला तो इन्होंने बहुत सख्ती के साथ राजस्व वसूलने के आदेश दिए, और राजस्व को बढ़ाया भी गया। तो यहां पर कृषि से राजस्व जो आता था कृषकों के द्वारा, उनसे बहुत ज्यादा सख्ती से कृषि का जो राजस्व है वो वसूला गया, दृढ़ता से वसूला गया, कोई प्रकार की रियायत उसमें नहीं की गई। तो इस प्रकार से, और जो कृषि में निवेश चाहिए था सरकार की तरफ से, यानी कृषि के लिए जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, ना ही निवेश मिल पा रहा था, कृषकों को ऋण नहीं मिल पा रहा था, कृषकों के लिए जो अन्य सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं वो नहीं मिल पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनसे वसूली की जा रही थी। इस वजह से क्या हुआ, कृषक धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया और कृषि ठप होती चली गई। कृषि की बोली लगने लगी, खेत उन लोगों को दिए जाने लगे जो ज्यादा से ज्यादा राजस्व देने के लिए बोली लगाने लगे कि मैं अगर ये किसान 10 रुपए देता है मैं 12 रुपए दूंगा, खेत उसका हो गया, यानी बोली लगने लगी खेती के लिए, राजस्व के लिए। तो इस प्रकार से कृषि का बिल्कुल विनाश हो गया, और उद्योग जो रेशम वस्त्र उद्योग वगैरह बंगाल में बहुत पल्लवित थे, वो उद्योग भी ज्यादातर कृषि पे ही डिपेंड थे, उनका भी विनाश हो गया। इस प्रकार से कृषि और उद्योग दोनों जो है बहुत पतन की तरफ चले गए, बंगाल बिल्कुल बर्बाद हो गया, और इसका नतीजा यह निकला कि यहां पे भयंकर अकाल पड़ गया। भयंकर अकाल 1770 में 69-70 में यहां पे भयंकर अकाल पड़ गया, जिसमें कि जो बंगाल की 1/3 जनसंख्या या तो मर गई या पलायन की तरह यानी भाग गए वहां से। 1/3 जनसंख्या ही कम पड़ गई बंगाल की, इतना भयंकर अकाल पड़ गया, लोग अपने जान से भी हाथ धो बैठे। यह परिणाम था इस
द्वैध शासन का। और इसके परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं कि जो है बंगाल की जनता ही परेशान थी, यहां पे श्वेत विद्रोह भी हुआ। श्वेत विद्रोह इसी समय में, श्वेत विद्रोह क्या था? श्वेत विद्रोह यानी अंग्रेज लोगों को श्वेत कहा जाता है, तो अंग्रेजों के द्वारा भी विद्रोह किया गया। किन अंग्रेजों के द्वारा? सैनिक अंग्रेजों के द्वारा। जो सैनिक थे उनको एक भत्ता दिया जाता था शांति काल के समय में। तो जब लॉर्ड क्लाइव ने यह द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में लगाई तो वो भत्ता देना बंद कर दिया बंगाल के सैनिकों को। इसीलिए यहां पे बंगाल के सैनिकों, श्वेत सैनिकों ने विरोध किया और एक प्रदर्शन किया, एक विद्रोह किया, जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बहुत ही भयंकर भयंकर परिणाम जो है सामने आए और लगातार यहाँ की जनता असंतुष्टि की तरफ बढ़ती गई। और इसे के.एम. पडिक्कर ने कहा है कि यह डाकुओं का राज्य था। यह पूछा भी जाता है, आप नोट कर लेंगे। लेखक और विचारक इतिहासकार जो हैं के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर के अनुसार जो है, के.एम. पडिक्कर के अनुसार यह डाकुओं का राज्य था। डाकुओं का राज्य यानी द्वैध शासन को के.एम. पडिक्कर ने डाकुओं का राज्य कहा है, क्योंकि इस द्वैध शासन के दौरान बंगाल के जो धन का है उसका निष्कासन बहुत किया गया। यानी खेती से जो धन आया, खेती की जो उपज थी उसको सिर्फ चूसा गया, उसमें इन्वेस्ट कुछ नहीं किया गया। व्यवसाय को सिर्फ चूसा गया, उसमें इन्वेस्ट कुछ नहीं किया गया। तो जब लगातार किसी भी उद्योग धंधे से, किसी भी कार्य से, चाहे वो कृषि हो चाहे व्यापार हो, सिर्फ आप लाभ को निकालते रहेंगे, अपनी झोली में रखते रहेंगे और उसमें निवेश नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से वो पतन की तरफ जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा। तो यहाँ का कृषि रहा हो चाहे उद्योग रहा हो, बंगाल का सब कुछ बर्बाद हो गया। इसी दौरान सिर्फ 65 से 72 के दौरान, 72 में ये चीज खत्म हुई। तो उस दरमियान जो है बहुत परिणाम यहाँ पे भयंकर हुए, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। अब इस चीज का अंत क्या हुआ, इस चीज का कैसे अंत किया गया? तो इस चीज का अंत जो है वो 1772 में हुआ। 1772 में जब बंगाल का गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनता है। वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना 1772 में। वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया। वारेन हेस्टिंग पहले क्लर्क के रूप में आया था 1750 में, और फिर यह बंगाल में जो कासिम बाजार था वहां का अध्यक्ष बन गया था। कासिम बाजार एक कोठी थी इनकी, आपको याद होगा, तो बंगाल में ही पड़ती थी, वहां का ये अध्यक्ष बन गया था। उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और जैसे ये बंगाल का गवर्नर बनता है तो इसने जो है सबसे पहला काम यही किया कि इस द्वैध शासन प्रणाली को इसने खत्म कर दिया, क्योंकि उस समय तक बहुत शिकायतें पहुंच चुकी थी और बहुत जो है कंपनी को भी यह एहसास हो गया था कि इस तरह हम बहुत ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे और जल्दी ही हमारी सत्ता उखाड़ फेंक दी जाएगी, क्योंकि जनता कब तक सहेगी। तो ये व्यवस्था को सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया और यहां पर उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया, यानी यहां पर जो भारतीय लोगों को आगे दीवान बना करके वसूला जा रहा था कर, तो दीवान पद भी इसने समाप्त कर दिया और इसने जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, राजस्व विभाग की, और वहां पे जो है राजस्व जो संग्राहक पद है वो सृजित किया और राजस्व संग्राहक की भर्ती की गई, जिसमें दीवान पद को खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग बाद में 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस वारेन हेस्टिंग को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले ये गवर्नर था, उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल के ही अधीन मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और मुंबई, उनको जो है बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर ये द्वैध शासन को आपने समझा। द्वैध शासन की वजह से जो है कंपनी का शासन बहुत ही बदनाम हुआ,
यहां तक नहीं, सिर्फ ब्रिटेन तक इसकी जो है बात पहुंची कि इस शासन की वजह से जो है कंपनी का नाम और कंपनी के कर्मचारियों का नाम भी खराब हुआ, इनकी छवि भी धूमिल हुई। इस शासन की वजह से कॉर्नवालिस, जो स्वयं एक गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था, उसने एक बार जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि 1765 से 84 तक का जो समय था वो एक बहुत ही खराब समय, बहुत ही खराब शासन का समय था बंगाल में, और उसने इसको एक बहुत बुरी सरकार और बहुत ही भ्रष्ट सरकार की संज्ञा दी थी। तो उसका एक कथन है, स्टेटमेंट आता है कभी कभी एग्जाम में कि किसने ऐसा कहा था, किसने एक बहुत बुरी और बहुत भ्रष्ट सरकार की संज्ञा दी थी बंगाल की सरकार को। तो इस प्रकार से ये द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। इससे अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं रिटर्न में तो वो इस प्रकार से आएंगे कि जो द्वैध शासन है उसके लगाने के पीछे, उसको लागू करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी और उसके क्या परिणाम हुए, इस प्रकार से विश्लेषण करने के लिए आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो आशा है इतना जो जानकारी आपको मिल गई है तो इससे आपको अपना एक समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। आपका दृष्टिकोण क्लियर हो जाना चाहिए कि अंग्रेजों की मंशा क्या थी और इसके परिणाम यानी दुष्परिणाम भारत पे क्या हुए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।